हेलो स्टूडेंट्स, आज हम एग्जाम्पल 1.3 डिस्कस करेंगे। एग्जाम्पल में ऐसा कहा है कि कूलम्स लॉ फॉर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन 2 पॉइंट चार्जेस, यानी कूलम्स लॉ फॉर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ठीक है, एंड न्यूटन्स लॉ फॉर ग्रेविटेशनल फोर्स, यानी न्यूटन्स लॉ फॉर ग्रेविटेशन between two stationary point masses. Both have got an inverse square dependence on the distance between the charges and the masses respectively. तो यहाँ पे कूलम्स लॉ और न्यूटन्स लॉ का एक स्टैंडर्ड फॉर्म हमें पता है, ठीक है। अब फर्स्ट पार्ट में क्या पूछा है, तो ये प्रॉब्लम में दो पार्ट है, दैट इज़ पार्ट ए एंड पार्ट बी। पार्ट ए में सबसे पहला सवाल है, कंपेयर द स्ट्रेंथ ऑफ दीज फोर्सेस बाय डिटरमाइनिंग द रेशियो ऑफ देयर मैग्नीट्यूड्स, ठीक है। तो लेट अस स्टार्ट विथ द बेसिक इन्फॉर्मेशन फर्स्ट। तो सबसे पहले मैं कूलम्स लॉ का एक जनरल इक्वेशन लिख देता हूँ। कूलम्स लॉ, कूलम्स लॉ का इक्वेशन होता है एफ, यहाँ पे इलेक्ट्रोस्टैटिक है इसीलिए एफ ई लिख देते हैं, इज इक्वल टू के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। यहाँ के क्या है, के इज ए कांस्टेंट विच इज इक्वल टू 9 इंटू 10⁻⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। अब इसी तरह से हम न्यूटन्स लॉ लिख देते हैं। यहाँ हम न्यूटन्स लॉ के लिए एफ ग्रेविटेशन इज इक्वल टू जी m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर। यहाँ जी क्या है, जी इज़ द यूनिवर्सल कांस्टेंट ऑफ ग्रेविटेशन, इसका वैल्यू है 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। अब हम फर्स्ट पार्ट पे आ जाते हैं। व्हाट इज़ द फर्स्ट पार्ट? फर्स्ट पार्ट में हमें पूछा है कंपेयर द स्ट्रेंथ ऑफ दीज फोर्सेस। इसका मतलब ये होता है कि हमें इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स, इनके स्ट्रेंथ्स को कंपेयर करना है, यानी बेसिकली हम इनका मैग्नीट्यूड्स कंपेयर करेंगे, हम इनके साइन के बारे में चिंता नहीं करेंगे, ठीक है। तो व्हाट डू वी डू फर्स्ट? सबसे पहले इन्होंने ऐसा कहा है कि हमें कंपेयर करना है फॉर एन इलेक्ट्रॉन एंड ए प्रोटॉन, ठीक है। तो एक इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के लिए अगर कंपेयर करना है तो सबसे पहली बात, इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन। इलेक्ट्रॉन के लिए चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन और चार्ज ऑफ प्रोटॉन, ये दोनों का मैग्नीट्यूड सेम होता है, जो कि 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम्स होता है। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन ये 9.11 इंटू 10⁻31 kg होता है, और मास ऑफ प्रोटॉन 1.67 इंटू 10⁻27 kg होता है। अब अगर हम सबसे पहले वैल्यूज़ इंसर्ट करने से पहले तो हम फार्मूला को सिंप्लीफाई कर सकते हैं, तो लेट अस डू दैट। तो एफ ई अपॉन एफ जी कैसे लिखें? तो एफ ई होता है के क्यू ई फॉर इलेक्ट्रॉन
QP फॉर प्रोटॉन अपॉन R स्क्वायर्ड इंटू, अब क्योंकि Fg डिनोमिनेटर में है तो मैं Fg के फॉर्मूला को रेसिप्रोकल में लिख देता हूँ। तो ये हो जाता है G मास ऑफ इलेक्ट्रॉन मास ऑफ प्रोटॉन और यहाँ पे न्यूमरेटर में R स्क्वायर्ड। अब यहाँ पे डिनोमिनेटर में R स्क्वायर्ड और न्यूमरेटर में R स्क्वायर्ड कैंसिल हो जाते हैं। तो हमारे पास एक्सप्रेशन क्या बचा? एक्सप्रेशन बचा K QE QP अपॉन G ME MP। अब जब हम ऊपर लिखी हुई सारी वैल्यूज़ डाल देंगे तो हमें 2.4 इंटू 10⁻39 मिलेगा। अब इसके कोई यूनिट्स या डायमेंशंस नहीं होंगे क्योंकि इट इज़ द रेशियो ऑफ टू फोर्सेस। अब इसी तरह से हमें इसी के सेकंड पार्ट में ऐसा पूछा गया है कि कंपेयर इट फॉर 2 प्रोटॉन्स। तो यही एक्सरसाइज हमें 2 प्रोटॉन्स के लिए रिपीट करना है। लेट अस डू दैट। तो फॉर 2 प्रोटॉन्स, तो इसमें ऊपर जो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का मैटर था उसमें क्या फ़र्क आएगा? तो इसमें सिर्फ चार्ज और मास दोनों हम प्रोटॉन का यूज़ करेंगे। तो ऊपर वाला इक्वेशन में यहाँ ऐसे ही लिख देता हूँ, Fe अपॉन Fg इज इक्वल टू K चार्ज ऑफ प्रोटॉन डिवाइडेड बाय मास ऑफ प्रोटॉन और यहाँ पे यूनिवर्सल कांस्टेंट ऑफ ग्रेविटेशन। इसे जब हम सॉल्व करेंगे तो हमें आंसर मिलेगा 1.3 इंटू 10⁻36। अब यहाँ दोनों केसेस में, ऊपर वाले केस में हम क्या लिख सकते हैं? तो Fe जो होगा उसका नेचर कैसा होगा? इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन है तो Fe शुड बी अट्रैक्टिव। और ग्रेविटेशनल फोर्स इज ऑलवेज अट्रैक्टिव। इसी तरह से सेकेंड केस में क्या हो जाएगा? 2 प्रोटॉन्स हैं तो Fe will be repulsive और Fg is always attractive। अब इनमें से हम क्या कंक्लूड करते हैं? हम ये कंक्लूड करते हैं, दोनों केसेस को अगर आप देखें, ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं दोनों केसेस के आंसर्स को अंडरलाइन करूं, ये 2.4 10⁻39 और ये 1.3 10⁻36, ये दोनों आंसर्स हमें एक ही कंक्लूजन की तरफ ले जाते हैं। एंड व्हाट इज़ दैट? कि फ्रॉम बोथ द केसेस, दैट मीन्स फ्रॉम 1 and 2, what do we conclude? We conclude that electrostatic force are much greater than gravitational forces। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पार्ट 1 का कंप्लीशन हो जाता है। लेट अस रीड द सेकेंड पार्ट नाउ। देखिए, सेकेंड पार्ट में हमें ऐसा बोला है कि एस्टिमेट द एक्सेलरेशंस, मतलब हमें यहाँ पे एक्सेलरेशंस कैलकुलेट करने को बोला है। किसके किसके? तो एक्सेलरेशन ऑफ एन इलेक्ट्रॉन एंड एक्सेलरेशन ऑफ अ प्रोटॉन। अब एक्सेलरेशन पता करने के लिए हमें फोर्स पता करना पड़ेगा इंडिविजुअली, यानी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स पता करना है। तो यहाँ पे डिस्टेंस कितना दिया है? म्यूचुअल अट्रैक्शन व्हेन दे आर 1 एंगस्ट्रॉम अपार्ट। तो यहाँ हमको डिस्टेंस भी दे दिया है।
चलिए, तो ये इंफॉर्मेशन यूज़ करके हम एक्सेलरेशन ऑफ एन इलेक्ट्रॉन एंड एक्सेलरेशन ऑफ अ प्रोटॉन कैलकुलेट करते हैं। तो देखिए, यहाँ पे पार्ट बी में हम क्या करते हैं। पार्ट बी में सबसे पहले हम एक्सेलरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन और एक्सेलरेशन ऑफ प्रोटॉन ढूंढना चाहते हैं, और डिस्टेंस हमें कितना दिया है, 1 एंगस्ट्रॉम दिया। 1 एंगस्ट्रॉम को अगर SI यूनिट में कन्वर्ट करें तो ये 10⁻⁻10 मीटर्स होता है। अब हमें एक्सेलरेशन के लिए सबसे पहले तो फोर्स कैलकुलेट करना पड़ेगा, क्योंकि अगर हमें याद हो तो F = ma ऐसा होता है, तो एक्सेलरेशन = फोर्स बाय मास होता है। तो इसके लिए सबसे पहले हम फोर्स कैलकुलेट कर लेते हैं। तो सी, फोर्स बिटवीन एन इलेक्ट्रॉन एंड अ प्रोटॉन, कैसे लिखेंगे हम, तो F = K, Q ऑफ इलेक्ट्रॉन, Q ऑफ प्रोटॉन अपॉन R²। और ये जब वैल्यूज़ डाल के कैलकुलेट करेंगे तो हमें फोर्स का मैग्नीट्यूड जो है वो कितना मिलेगा, 2.3 × 10⁻⁻8 न्यूटन। ओके। अब जैसे मैंने बताया कि एक्सेलरेशन कैलकुलेट करने के लिए हमें न्यूटन्स सेकेंड लॉ का यूज़ करना पड़ेगा। न्यूटन्स सेकेंड लॉ। अब देखिए, न्यूटन सेकेंड लॉ में ऑलरेडी यहाँ लिख दिया है। तो सबसे पहले एक्सेलरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो एक्सेलरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज़ फोर्स डिवाइडेड बाय मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो शुड बी 2.5 × 10⁻22 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। किसके लिए आया ये, इलेक्ट्रॉन। इसी तरह से एक्सेलरेशन ऑफ प्रोटॉन इज़ फोर्स डिवाइडेड बाय मास ऑफ प्रोटॉन। ये कैलकुलेट करेंगे तो आएगा 1.4 × 10⁻19 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये प्रोटॉन के लिए। और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी स्मॉल g, इसका वैल्यू सभी को पता है, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। दिस इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। इससे हम क्या कंक्लूड करते हैं, वी कंक्लूड दैट acceleration of an electron is greater than acceleration of a proton। क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन से हल्का होता है, and these two are much greater than acceleration due to gravity। तो यहाँ हमने पार्ट बी में इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का एक्सेलरेशन ढूंढा और उसको एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी से कंपेयर किया है। यहाँ हमारा प्रॉब्लम कंप्लीट हो जाता है।